अच्छा जनाब, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये कहा जा रहा है, ऑल पेयर ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 1 प्लस एक्स। यदि इसमें क्या होगा कि पहला कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑलवेज इज इक्वल टू 1 एंड द सेकंड ऑर्डर पेयर इज एनी रियल नंबर। ठीक है, विद ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है कि अगर हम दो ऑर्डर पेयर इस तरह के ऐड करें तो पहले कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो 1 + 1 1 ही रहेगा, और दूसरा कंपोनेंट एज इट इज सिंपल एडिशन की तरह हो जाएगा, यानी y + y' जो भी रिजल्ट आ रहा है। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेम वही रूल अप्लाई किया गया है कि पहले एलिमेंट में नो चेंज, पहले कंपोनेंट में नो चेंज, लेकिन दूसरा कंपोनेंट सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह हमारे पास आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जनाब हमारे पास क्या ये ऑपरेशंस के साथ ये वाला ऑर्डर पेयर का सेट जो है ये क्या वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो वेक्टर स्पेस के लिए क्या होता है? वेक्टर स्पेस के लिए हमें पता है कि हमें 10 प्रॉपर्टीज को चेक करना होता है। तो 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हमारे पास दो एलिमेंट u और v, अगर हम उन्हें ऐड करें तो क्या होगा कि पहला एलिमेंट जब पहले एलिमेंट में ऐड होगा तो 1 ही आएगा विद द हेल्प ऑफ कंडीशन नंबर 1, जो कि हमें एडिशन की सूरत में उन्होंने बताया कि पहला एलिमेंट जब कंपोनेंट पहले कंपोनेंट में ऐड होगा तो नो चेंज, दैट मीन वो वही रहेगा, और दूसरे कंपोनेंट की सूरत में आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसे देखें तो ये दोबारा वही तरह का हमारा ऑर्डर पेयर बन रहा है, तो डैट मीन ये वी का एलिमेंट है। तो इसका मतलब कंडीशन नंबर 1 ट्रू हो गई। अब कंडीशन नंबर 2 को देखते हैं। कंडीशन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो भी इस तरह के ऑर्डर पेयर का सेट है, क्या उसमें कॉमटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। तो इसको देखते हैं, और उसके बाद फिर हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉमटेटिव लॉ को देखते हैं। तो कॉमटेटिव लॉ में u + v को ऐड किया, तो ये दो एलिमेंट्स हम ऐड कर रहे हैं। पहला कंपोनेंट हमें पता है हमेशा 1 ही रहेगा, और दूसरा कंपोनेंट आपस में सिंपल ऐड हो जाएगा। अब क्योंकि y + y' रियल नंबर है, लिहाजा रियल नंबर पे कॉमटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देन हम इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो क्या हमारे पास आएगा u + v, v + u। तो u + v को हमने लिया और रिजल्टेंट हमारे पास v + u आ गया, डेट मीन कॉमटेटिव लॉ होल्ड कर गया। इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं एसोसिएटिव लॉ कि क्या वो होल्ड करती है। तो सिमिलरली वो भी होल्ड कर जाएगी। ठीक है, कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर हम उनको ऐड करते हैं, कि पहले इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट हमारे पास 1 और v, ये वाई डैश और y" आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट ऐड करें इन दोनों को, तो पहला 1 और 1, पहला कंपोनेंट 1 ही रहेगा और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास ये रियल नंबर्स के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये एक रियल नंबर है और रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, लिहाजा ये ब्रैकेट इंटरचेंजेबल है। तो हमने क्या किया, ये ब्रैकेट आखिरी दो डिजिट से हटाकर शुरू के दो डिजिट्स के ऊपर या दो एलिमेंट्स के ऊपर लगा दी। ठीक है, अब इन दोनों को सेपरेट किया तो ये हमारे पास इस फॉर्मेट में आ गए, और देन इसको सेपरेट किया तो ये फॉर्मेट आ गया। तो हुआ क्या कि ये हमारे पास u + v और देन सम इनटू w, और इधर क्या था v और w को सम किया और देन u में, डेट मीन एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। इसके बाद क्या है, हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या आता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को देखते हैं जनाब। अब आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है कि जब हम u को ऐड करें आइडेंटिटी एलिमेंट में या किसी एलिमेंट में, तो दोबारा u ही आना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, हमारे पास अज्यूम कर लेते हैं कि ये 1 और 0, ठीक है, ये एक एलिमेंट है। हम देखते हैं कि क्या हमारे पास u को इस एलिमेंट में ऐड करने से दोबारा u जनरेट होता है या नहीं होता। तो 1 और y, ये हमने एक u एलिमेंट ले लिया,
इसमें 1 और 0 को ऐड किया, तो हमें पता है पहला कंपोनेंट एट इज ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये रियल नंबर है, रियल नंबर y को जब 0 में ऐड किया तो y आ जाएगा, और दैट मीन u, यानी u में इस नंबर को ऐड किया o को, तो दोबारा हमारे पास u ही आ रहा है। दैट मीन कि ये वाला नंबर एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट कंसिडर होगा इस पर्टिकुलर ऑपरेशंस के मुताबिक इस सेट वी के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ये भी होल्ड कर जाते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि क्या इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रही हैं हर एक एलिमेंट के अगेंस्ट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जनाब u हमारे पास ये है, v ये है, और हमने साबित क्या करना है कि u और v को जब ऐड करें तो 0 आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास ये u और v, अब हम लोग के कंडीशन के मुताबिक हमारे पास u प्लस v 0 होना चाहिए। दैट मीन u क्या है, u हमारे पास है 1 प्लस वाई, और 1 एंड y, और दूसरा हमारे पास एलिमेंट क्या है 1 एंड y डैश। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने से क्या होगा, 1 एंड y डैश प्लस y डैश आ जाएगा। और इनका आंसर क्या होना चाहिए, इनका आंसर होना चाहिए 1 और 0। अगर हम इनको कंपेयर करें तो इसका मतलब है y प्लस वाई डैश किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा, और y क्या होगा, माइनस वाई डैश। ठीक है, y किसके बराबर है, माइनस वाई डैश के बराबर। इसका मतलब है कि v मस्ट भी किसके इक्वल होना चाहिए, v होना चाहिए 1 एंड माइनस वाई। ठीक है, v जो सा है इसके इक्वल होना चाहिए। और अगर आ, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, v इज इक्वल टू एक्चुअली क्या है 1 एंड y डैश, और इधर से अगर हम y डैश की वैल्यू निकाल लें तो y डैश क्या है माइनस वाई के बराबर। तो v इज इक्वल टू 1 एंड माइनस वाई के बराबर आ गया, तो ये हमारे पास v आ गया। अब हम अगर u को v में ऐड करें तो डेफिनेटली हमारे पास 1 और 0 ही आएगा, और ये आइडेंटिटी है। तो हमने सब ये देखना है कि क्या ये v जो सा है ये भी हमारे पर्टिकुलर सेट का हिस्सा है या नहीं है। तो चेक कीजिएगा कि जब हम देखते हैं 1 एंड माइनस वाई, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, पहला कंपोनेंट हमेशा 1 होना चाहिए और दूसरा कंपोनेंट एनी रियल नंबर, और ये बिल्कुल उसी तरह से है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिलोंग कर रहा है हमारे सेट के अंदर, और अगर ये सेट के अंदर है तो डैट मीन कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड कर गई। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद हमारे पास होल्ड करनी चाहिए। तो ये गिवन डेफिनेशन है, इसका मतलब है कि ये तो वैसे ही ट्रू हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो 7 प्रॉपर्टी को हम देखते हैं कि जनाब 7 प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है। 7 प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं कैपिटल वी से, और इसे एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी इन दोनों को ऐड करें देन के से मल्टीप्लाई करें, या सेपरेटली इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें तो रिजल्ट सेम आएगा। तो हम लोग पहले ये साइड ले लेते हैं, और इसके मुताबिक वो 1 प्लस वाई और 1 वाई प्लस 1 वाई डैश ले लेते हैं। इसे जब हम देखते हैं तो दो एलिमेंट्स को जब ऐड करते हैं तो पहला नंबर 1 ही होना चाहिए, और दूसरा ये सिंपल एडिशन है। अब के को जब हम अंडर मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक जब के ने 1 से मल्टीप्लाई होना है तो 1 ही रहना है, यानी पहला कंपोनेंट चेंजेबल नहीं है। दूसरे कंपोनेंट में ये के साथ आ गया, और आफ्टर डेट के को अंदर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनको दो इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 के वाई और के वाई डैश, बाई डेफिनेशन जो सी हमें दी हुई है, एडिशन की
कि दो नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है, तो ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। अगर हम इनको ऐड करें तो दोबारा यही चीज़ आएगी। अब अगेन के को कॉमन लिया जा सकता है, तो अब सोचने की वाली बात है, यहाँ तो वन है, के कॉमन कैसे आया? लेकिन हमें पता है कि ये वन ज़रूर है, ये तो चेंजेबल है नहीं। के अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ वन ही रहेगा, और यहाँ के बाहर निकल आया वन। अगर इसको वापस लेके जाएं तो के को जब वन से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी दोबारा वापस भी हम जा सकते हैं। सिमिलरली हमने यही यहाँ पे भी वही कुछ किया, तो ये क्या बन गया, के इंटू यू और के इंटू वी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 भी होल्ड कर गई। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8 को। प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या है कि दो आपके पास स्केलर्स हैं। अब दो स्केलर्स हैं तो जनाब हमने दो स्केलर ले लिए, इसको u से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आ गया कि k प्लस एम को जब 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और y के साथ वो एज इट इज़ आ गए। तो इसको k को y के साथ और m को भी y से मल्टीप्लाई करके अलग किया, और इन दोनों को सेपरेट कर लिया, सिमिलरली जैसे हमने 7th में किया था एग्जाम में। और अब इसको हम फिर इस तरह से लिख लेते हैं, और ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ 8वीं प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 की तरफ। वो तो बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट स्केलर्स हैं के और एम, पहले एक कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें, जब रिजल्ट आ रहा है दूसरे से करें, या दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करके फिर अपने नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं जनाब। तो पहले हम m को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास 1 × my आ गया। अब इसको k से करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, अगेन 1 × k m y। तो ये हमारे पास रिजल्ट जो है इस तरह से आ जाएगा। और देन हम लोग इस के एम को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सूरत में KM 1y, और फिर ये KM, और ये सारा जो है वो यू के इक्वल है। तो क्या हुआ, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई। तो डैट मीन प्रॉपर्टी नंबर 9 भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर लास्ट, उसमें हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सिंपल ही है कि 1 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो यू ही दोबारा रहेगा, क्योंकि पहले एलिमेंट 1 ही आएगा, उसको 1 से 1 किया 1, और दूसरा 1 × y, डैट मीन यू। तो 10 की 10 प्रॉपर्टी हो गई, लिहाजा ये भी वेक्टर स्पेस वो ही होगा, ठीक है। तो ये जनाब हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, के क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या कहा गया है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कहा जाता है, हमें किस तरह से वो सॉल्व होगा।